नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम की एक सबमरीन के अंदर बैठकर समुद्र के अंदर डुबकी लगाते हैं। ये लोग टाइटैनिक जहाज की रैक को देखने जा रहे हैं। वही महान टाइटैनिक जहाज जो आज से करीब 100 साल पहले समुद्र में डूबा था। ये बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है और बहुत ही महंगा है। इस सबमरीन में बैठे एक आदमी ने 2 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं अपने इस चंद घंटों के टूर के लिए। ये ट्रिप इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र की गहराइयों में बहुत ही नीचे छुपा पड़ा है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 3810 मीटर पानी के सरफेस से नीचे। ये सबमरीन पानी के नीचे जाने का अपना ये सफर शुरू करती है। इसे करीब 2 घंटे का समय लगेगा 3810 मीटर की डेप्थ को तय करने में। हर 15 मिनट में ये सबमरीन एक सिग्नल भेजती है समुद्र के ऊपर मौजूद सोलर प्रिंस नाम के एक जहाज को। यही इनके लिए कम्युनिकेशन का जरिया है बाहर की दुनिया के लिए। उस दिन 18 जून को इस सबमरीन को पानी के नीचे जाते हुए सिर्फ पौने 2 घंटे का समय ही बीता था कि अचानक से सबमरीन ऊपर मौजूद जहाज से अपना कांटेक्ट खो देती है। शाम के 4:30 बजे वो समय था जब इस सबमरीन को अपना टूर खत्म करके ऊपर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका कोई नामो निशान दिखाई नहीं दिया। शाम को 7:10 पर पोलर प्रिंस में जो टीम थी वो डिसाइड करती है कि यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए और यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों 4 दिन लंबी चली एक मल्टीनेशनल खोज की। एक जबरदस्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इस सबमरीन को ढूंढने के लिए। हवाई जहाज, शिप्स और रोबोट व्हीकल्स का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल, आखिर इन पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ? The ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their. ये जगह जहाँ पर ये सबमरीन गायब हुई वो अटलांटिक ओशियन में सेंट जॉन पोर्ट से करीब 700 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। इसी जगह पर पानी की गहराइयों में टाइटैनिक जहाज का रैक भी मिलेगा जो 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। एक बो वाला हिस्सा, दूसरा स्टर्न, और दोनों एक दूसरे से करीब 800 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो एक टाइटन सबमरीन गायब हुई, ये सबमरीन नहीं, एक्चुअल में ये सबमर्सिबल है। अभी तक मैं आपको समझाने के लिए सबमरीन शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। दोनों नाम मिलते जुलते हैं तो अभी तक मैं सिंप्लीफाई करने के लिए सबमरीन शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों ही शब्दों में। सबमरीन में खुद की पावर होती है, वो एक पोर्ट का इस्तेमाल करके खुद से समुद्र के अंदर जा सकती है और खुद से ही समुद्र के बाहर भी आ सकती है, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकते। सबमर्सिबल को पानी के अंदर जाने के लिए, लॉन्च करने के लिए और वापस आने के लिए एक सपोर्ट शिप की जरूरत पड़ती है, एक जहाज जो पानी के ऊपर मौजूद है और चीजों को कंट्रोल कर रहा है। हमारे केस में ये सपोर्ट शिप पोलर प्रिंस नाम की शिप है। इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था एक ओशियन गेट नाम की कंपनी के द्वारा, जिसके सीईओ स्टोकटन रस थे। इनका नाम याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये बाय प्रोफेशन एक एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं और साल 2009 में इन्होंने ये ओशियन गेट नाम की कंपनी बनाई, एक प्राइवेट कंपनी जिसका पर्पस अमीर लोगों को ये डीप सी एक्सपीडिशन कराना है टूरिज्म के तौर पर। इस कंपनी ने टाइटैनिक के टूर जुलाई 2021 से ही ऑफर करने शुरू किए थे। इससे पहले वो बाकी और शिपरैक्स के, बाकी और जगहों के टूर कराते थे, जैसे कि अभी भी आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हो। टाइटैनिक के अलावा अजोरस और बहामास के एक्सपीडिशन। टाइटैनिक इस कंपनी की इकलौती सबमर्सिबल नहीं थी, बल्कि इसके अलावा ओशियन गेट के पास 2 और सबमर्सिबल हैं, एंटीपोड्स और साइक्लोप्स। एंटीपोड्स 304 मीटर की गहराई तक जा सकती है और साइक्लोप्स 500 मीटर, लेकिन टाइटन को डिजाइन किया गया था वो 4000 किलोमीटर समुद्र के नीचे जा सके। यही कारण था कि टाइटैनिक जहाज तक जाने के लिए इकलौती सबमर्सिबल यही इनके पास थी। 3800 मीटर कितनी भयंकर डेप्थ है, इसका विजुअलाइज करना ही बहुत मुश्किल है। इस डेप्थ पर जो प्रेशर होता है ऑलमोस्ट 400 गुना ज्यादा है सरफेस पर मौजूद प्रेशर के। इसलिए जो भी सबमर्सिबल इतनी डेप्थ तक जाएगी उसका डिजाइन ये सब सोच समझ के किया जाना चाहिए। जो शीशा लगा रखा था बाहर देखने के लिए, जो विंडो थी, उसका साइज बस इतना ही हो सकता है। सबमर्सिबल में जो ये खिड़की थी, जिसे व्यू पोर्ट कहते हैं, वैसे ये आज तक का सबसे बड़ा व्यू पोर्ट था जो किसी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा अभी तक बनाया गया था आज के दिन तक। अपने आप में टाइटन सबमर्सिबल कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसमें सिर्फ 5 लोगों के बैठने की जगह थी। इसकी जो मेन बॉडी थी, जिसे हल कहा जाता है, वो कार्बन फाइबर की बनी हुई थी। एंड में 2 कैप्स लगे थे जो टाइटेनियम की थी और टोटल लेंथ है इसकी करीब 6.7 मीटर और वजन 10,400 किलो से ज्यादा। इसके डिजाइन में आप देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर लगे हुए हैं, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, जिसके जरिए इसे चलाया जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर, इस सब को कंट्रोल किया जा रहा था एक वीडियो गेम कंट्रोलर के द्वारा। You run the whole thing with this game controller.
Come on! इसके अंदर का नज़ारा अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बैठने के लिए कोई सीट नहीं थी, लेकिन एक टॉयलेट जरूर बना रखा था जो कि व्यू पोर्ट के पास था, जिसमें कोई बैरियर भी नहीं था। तो अगर किसी को टॉयलेट जाना है तो बाकी सारे लोग अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाएं। अब क्योंकि ये सबमर्सिबल इतनी डीप जाती है पानी के अंदर, तो यहाँ पर कोई जीपीएस काम नहीं करता। जो कम्युनिकेशन है जो इसकी सपोर्ट शिप के साथ किया जा रहा था, वो एक टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम के द्वारा किया जा रहा था। अब 18 जून की इस कहानी पर वापस आए तो इस सबमर्सिबल में उस दिन 5 लोग बैठे थे। पहले थे 58 साल के ब्रिटिश बिलियनर हिमेश हार्डिन। ये एक एडवेंचरर और 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। 2016 में साउथ पोल पर गए थे एस्ट्रोनॉट बस ओल्ड्रिन के साथ, और पिछले साल ये ब्लू ओरिजिन की सब ऑर्डिनेट फ्लाइट का हिस्सा थे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी जेफ बेजोस ने शुरू की थी। दूसरे पैसेंजर थे 77 साल के पॉल हेनरी, फ्रेंच नेवी के एक फॉर्मर कमांडर जो खुद से ही अब तक 37 बार टाइटैनिक के रिग की विजिट कर चुके थे। ये आरएमएस टाइटैनिक की अंडर वाटर रिसर्च के भी डायरेक्टर रह चुके थे। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे ब्रिटिश पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में से एक के ओनर थे। उस दिन जैसा कि मैंने बताया, इनकी सबमर्सिबल हर 15 मिनट के इंटरवल में ऊपर खड़ी शिप पोलर प्रिंस के साथ कम्युनिकेट कर रही थी। ये कम्युनिकेशन आना बंद हो जाता है 11:15 पर। इसके बाद कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी सिग्नल नहीं आया। इसके बावजूद भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 4:30 बजे का जो टाइम है इस सबमरीन के रीसरफेस होने का, उस टाइम पर ये वापस आएगी, क्योंकि बाई चांस अगर ये सबमर्सिबल पानी के अंदर ही फंस जाती तो एक तरीका था पैसेंजर्स के लिए अंदर से ही से टिल्ट करके आगे पीछे धकेल के वापस ऊपर लाने का, और ये सब किया जाता बैलेस्ट की मदद से। तो 4:30 बजे जब टाइटन वापस रीसरफेस नहीं हुआ तो ऊपर जहाज में बैठे लोगों ने कुछ समय तक इंतजार किया। फिर 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को नोटिफाई कर दिया। इसके बाद शुरू हुई जबरदस्त रेस अगेंस्ट टाइम। 96 घंटे सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी इस टाइटन में। तो अगर कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा था, अगर वो पैसेंजर को जिंदा वापस ढूंढना चाहते थे, तो उनके पास सिर्फ 4 दिन का समय था पैसेंजर्स को वापस ढूंढने के लिए। अब अक्सर जहाज़ों में एक इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है, जिसे इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटर रेडियो बीकन यानी EPIRB कहते हैं। इसकी मदद से इन वेसल्स को लोकेट किया जा सकता है, लेकिन टाइटन में ये नहीं लगा था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर टाइटन वापस से समुद्र के सरफेस पर आ भी जाता तो भी अंदर बैठे लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते, क्योंकि अंदर की तरफ से इस सबमर्सिबल को खोलने का कोई तरीका ही नहीं था। सही सुना आपने, जो दरवाजा था इस सबमर्सिबल का, उसे सिर्फ बाहर से ही बंद किया जा सकता था और बाहर से ही खोला जा सकता था। ऊपर से जो सर्च एरिया था वो 25,000 किलोमीटर बड़ा था। इतने बड़े एरिया में एक वैन जितनी सबमर्सिबल को ढूंढना, इमेजिन करो कितना मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम ने अपनी पूरी जी जान लगा दी। शुरुआत में 2 अमेरिकन और 2 कनाडियन हवाई जहाज ने ये ऑपरेशन शुरू किया। इन दोनों में सोनार को डिप्लॉय किया गया ताकि पानी के अंदर भी डिटेक्ट कर सकें। सरफेस पर 3 जहाजों ने सर्च करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और शिप आती गई इस सर्च ऑपरेशन में कुछ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROVs का भी इस्तेमाल किया गया। ये बेसिकली एक रोबोट टाइप व्हीकल समझ लो, जिसमें कोई अंदर बैठता नहीं है, लेकिन ये पानी के अंदर डुबकी लगाकर चीजों को ढूंढ सकते हैं और पानी के सरफेस से इन्हें कंट्रोल किया जाता है। 3 ROVs यहाँ पर इसकी खोज कर रहे थे। 3 दिन इस सर्च ऑपरेशन को चलने के बाद तीसरे दिन एक कनाडियन एयरक्राफ्ट का सोनार कुछ बैंगिंग नॉइज सुनता है। आधे घंटे के इंटरवल में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दरवाजा मार रहा हो। बाद में यूएस कोस्ट गार्ड को भी ये आवाजें सुनाई देती हैं। फाइनली जाकर 22 जून को एक ROV जो ओशियन के सरफेस पर सर्च कर रहा था, उसे कुछ मलबा दिखाई देता है टाइटैनिक के बोझ से करीब 490 मीटर दूर। इसे देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि ये सबमर्सिबल टूटकर चकनाचूर हो गई है और जो लोग अंदर बैठे थे वो मर चुके हैं। बाकी खोज करने पर डेब्री के 5 और पीसेस मिलते हैं। सेम दिन यूएस कोस्ट गार्ड की तरफ से कंफर्मेशन आती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जो बैंगिंग नॉइज उन्होंने सुनी थी उसका इस टाइटन सबमरीन से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली में कंक्लूजन ये निकाला जाता है कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड हो गई। इम्प्लोजन शब्द सुनकर आपको लग रहा होगा इसका मतलब है फट जाना, लेकिन इसका मतलब एक्चुअली में एक्सप्लोजन शब्द का उल्टा होता है। हम एक्सप्लोजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई धमाका होता है, जैसे कोई बम फटता है। जो फोर्स होती है वो बाहर की तरफ जाती है, लेकिन इम्प्लोजन में जो फोर्स होती है वो अंदर की तरफ आती है। स्क्वीजिंग होके फट जाना, ये होता है इम्प्लोजन। और कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का मतलब है कि इम्प्लोजन इतनी तेजी से हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया और इसमें 1 मिली सेकेंड का भी समय नहीं लगा। इसका मतलब है कि जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो इमीडिएटली पलक झपकते ही मारे गए और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर क्या कारण इस इम्प्लोजन के पीछे। असल में जो टाइटन की मैन बॉडी थी, जैसा कि मैंने बताया, वो कार्बन फाइबर की बनी थी। आमतौर पर जो सबमरीन और सबमर्सिबल बनाए जाते हैं वो स्टील टाइटेनियम
टाइटेनियम या एल्युमिनियम की बनाई जाती हैं। टाइटन का ये कार्बन फाइबर का डिजाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था। कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टीज समुद्र में इतनी नीचे कैसे काम करेंगी ये आज तक किसी ने टेस्ट ही नहीं किया था। और इस डिजास्टर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर एक सुटेबल मटेरियल नहीं है इस यूज केस के लिए। यही चीज कही ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलर्ड ने, वही इंसान जिसने टाइटैनिक की रैक को डिस्कवर किया था साल 1985 में। इन्होंने कहा कि हमने हजारों ट्राइल्स करी अलग अलग व्हीकल्स में समुद्र के इतनी अंदर गहराई में जाने के लिए, लेकिन आज तक हमने कोई व्हीकल्स नहीं खोया था। ये पहली बार हुआ कि कोई सबमरीन या सबमर्सिबल इस तरीके से इम्प्लोड हो गया। जेम्स कैमरून जो फेमस टाइटैनिक और एवाटार फिल्मों के डायरेक्टर हैं, वो खुद बहुत बारी जा चुके हैं डीप सी में अलग अलग एक्सपीडिशन में। इनका भी यही कहना था जो कैप्स टाइटेनियम की बनाई गई थी वो अभी भी इंटैक्ट पड़ी हैं सी फ्लोर पर, उन्हें अभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कार्बन फाइबर की मैन बॉडी थी वही बस टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। इन्होंने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया टाइटन को, ये कहते हुए कि यहाँ पर सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो ही नहीं किए गए। और ओशियन गेट के सीईओ के आप पुराने इंटरव्यूज देखोगे तो यही चीज आपको बार बार देखने को मिलेगी। रूल ये कहता था कि कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल किया, रूल तोड़ा, जानबूझकर किया। स्टोक्टन रस जानते थे कि वो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आप जानते हो कैसे लोग अंधाधुंध विश्वास करते थे टाइटैनिक जहाज को भी लेके। लोग कहते थे कि ये इतना बड़ा है कि ये कभी डूब ही नहीं सकता, ये तो अनसिंकेबल है। लेकिन उस दिन वो जहाज जाकर डूबा और अब टाइटन का भी यही हाल हुआ। इतिहास के पन्नों में स्टोक्टन रस का नाम अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है, लिस्ट ऑफ इन्वेंटर किल्ड बाय देयर ओन इन्वेंशन। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी सेफ्टी रेगुलेशंस को और स्टैंडर्ड्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।